नमस्कार। आज हम लोग यहाँ नागार्जुन द्वारा लिखित फसल कविता पढ़ेंगे। फसल हर एक व्यक्ति को मनमोहक लगती है। जो भी फसल सुनता है उसके आँखों के सामने खेत चले आते हैं। लेकिन ये फसल क्या है, ये किन किन तत्वों के योगदान से बनती है, इसके बारे में बहुत कम लोग चिंतन मनन करते हैं। प्रगतिवादी कवि बाबा नागार्जुन इस कविता में इन्हीं प्रश्नों की खोज करते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति और मानव के सहयोग से जो बनता है वह श्रेष्ठ होता है, वह श्रेष्ठ सृजन कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से कवि ने फसल कविता में अपनी बातों को पूरी स्पष्टता के साथ रखी है। इस कविता की शुरुआत होती है कि एक की नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कह रहे हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी बना है वह किसी एक नदी का नहीं, दो नदी का भी नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों का जादू है। इन्हें ढेर सारी नदियां उसे बनाई है, तब जाकर उसने अपना रूप ग्रहण किया है। फिर कहते हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कि लाखों लाखों हाथ, यानी श्रमिक, मजदूर, किसान अपने परिश्रम के माध्यम से या अपने परिश्रम द्वारा इस धरती को फसल के लायक बनाते हैं, इसमें फसल उगाते हैं, रचना करते हैं। तो जिस फसल को या जिन फसलों को हम देख रहे हैं वह किसी एक मजदूर का या एक व्यक्ति के परिश्रम का फल नहीं है, बल्कि कवि का अनुसार वह लाखों लाखों कोटि कोटि श्रमिकों का हाथ का या हाथ के स्पर्श की वह गरिमा है। फिर कहते हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। जिस खेत में फसल होती है उस खेत की मिट्टी वह किसी एक खेत की मिट्टी नहीं है, बल्कि उसमें हजार हजार खेतों की मिट्टी है जो आपस में मिलकर उपजाऊ बनी है। उपजाऊ या किसी फसल को उपजाने के गुण को अपने अंतर्गत धारण किया है। तो हम शुरू से अंत तक देखते हैं कि कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि यह फसल किसी एक के सहयोग से नहीं उगती है, बल्कि इसके उत्पन्न करने में सबका समान महत्व है। किसी एक को छोड़कर, किसी एक को त्याग कर, चाहे वह पानी हो
या मनुष्य का परिश्रम हो या मिट्टी का गुण धर्म हो, हम फसल की कल्पना नहीं कर सकते। और जब फसल उपजती है तो उस पर किसी एक का हक नहीं होता है, क्योंकि यह फसल लाखों लाखों मनुष्यों के परिश्रम का फल है, प्रकृति का सहयोग है, तो इस फसल पर सबका अधिकार है, किसी एक का नहीं। तो इस अनुच्छेद के द्वारा या इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें इस ओर इशारा करते हैं। उसके बाद लिखते हैं फसल क्या है, और जवाब खुद ही देते हैं। लिखते हैं और तो कुछ नहीं है वह, और तो कुछ नहीं है वह, ये जो बताने वाले हैं उसके अलावा और वह कुछ भी नहीं है। तो क्या है? नदियों के पानी का जादू है वह। नदियां प्रवाहित होती है, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों मील की दूरी वह पूरी करती है, और पूरी करते हुए अपने साथ मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले तत्व बहाती रहती है, और उस पानी के स्पर्श को पाकर वह फसल धीरे धीरे बड़ी होती है और एक आकार, एक रूप धारण करती है। तो कवि का यह मानना है कि यह फसल और कुछ नहीं बल्कि यह नदियों के पानी का जादू है। नदियों के पानी के कारण ही यह फसल हमारे सामने है। दूसरा है हाथों के स्पर्श की महिमा है। महिमा का अर्थ क्या है? गौरव के रूप में भी लेते हैं और प्रसिद्धि के रूप में भी लेते हैं। तो हाथों के स्पर्श, हाथ यहां आ रहे हैं मजदूरों के लिए, कि मजदूर किसान अपने परिश्रम से फसल को उपजाते हैं, उनके स्पर्श से फसल अपना रूप पाते हैं, वे बढ़ती हैं। इस तरह से यदि मजदूर या किसान परिश्रम ना करे तो फसल खेत में नहीं उपजेगी। तो इस प्रकार से कवि यहाँ किसानों के महत्व को पूरी दृढ़ता के साथ हमारे सामने रखते हैं कि उनके बिना हम फसल की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं कि भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। फसल क्या है? भूरी काली संदली। संदली का एक अर्थ होता है चंदन से बना हुआ, और एक अर्थ होता है हल्का पीला रंग। यानी हर एक प्रकार की मिट्टी, चाहे वह भूरी हो, चाहे वह काली हो, चाहे हल्के पीले रंग की हो, हर एक प्रकार की मिट्टी का गुण धर्म है वो। यानी वही गुण, मिट्टी का गुण फसल के रूप में हमारे सामने नजर आती है। मिट्टी में वह उपजाने की शक्ति है, जिस कारण से हम फसल को प्राप्त कर पाते हैं। तो इस गुण धर्म की रक्षा करना, मिट्टी के आवश्यक तत्वों की रक्षा करना, जिसके बिना हम फसल की कल्पना नहीं कर सकते हैं, हमारा कर्तव्य है। कि भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, और क्या है? रूपांतर है सूर्य की किरणों का। सूर्य की किरणों का रूपांतर है। सूर्य की किरणें अपना रूप बदल रही है, और रूप बदलकर फसल का रूप धारण कर रही है। जब पौधे बड़े होते हैं तो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा
वे अपने आप को धीरे धीरे बड़ा करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाकर अपने रूप को धारण करते हैं। तो सूर्य की किरण अगर ना हो तो हम इस फसल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कवि को लगता है कि सूर्य की किरणें अपना रूप बदलकर फसल का रूप धारण कर रही है। कि क्या है वह? रूपांतर है सूरज की किरणों का। और अंतिम पंक्ति, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। थिरकन, थिरकना, जब हम उत्साह में होते हैं, बहुत खुश होते हैं तो थिरकते हैं, हिलते हैं, डोलते हैं, तो हवा भी मचलती है। हवा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, कभी यहां कभी वहां, और फसल उसी हवा को सांस के रूप में अपने अंदर लेती है और उसे सांस के रूप में ले लेकर श्वसन क्रिया द्वारा वह बड़ी होती है। तो कवि को ऐसा लगता है कि हवा ही संकुचित होकर फसल के अंदर समाकर फसल का रूप धारण की है। तो इस प्रकार से कवि ने इन पंक्तियों में फसल की परिभाषा को बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाने की कोशिश की है। ये अलग अलग हैं। पहले नदी का जादू है, फिर स्पर्श की महिमा है, फिर मिट्टी का गुण धर्म है, फिर सूरज की किरणों का रूपांतरण है, और फिर हवा की थिरकन का संकोच है, सिमटा हुआ संकोच है। ये अलग अलग है लेकिन अलग नहीं है। ये सभी मिलकर फसल को उत्पन्न करते हैं, फसल को बढ़ने में मदद करते हैं, फसल अपना रूप धारण करती है। इनमें से किसी एक तत्व की कमी से भी हम फसल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चाहे वह पानी हो, चाहे वह मजदूर या किसान का परिश्रम हो, चाहे वह हवा हो, किरण हो, मिट्टी हो, हर एक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि फसल प्रकृति और मनुष्य दोनों के आपसी सहयोग से बनी श्रेष्ठ सृजन है। तो इस प्रकार से कवि हमें इस पूरी कविता द्वारा हमें प्रकृति से, फसल से जोड़ने की कोशिश की है। और इस कविता के माध्यम से हमें वे बताना चाहते हैं कि फसल किसी एक के सहयोग से उत्पन्न नहीं होती है। यह मनुष्य और प्रकृति का आपसी सामंजस्य है। इसलिए इस पर किसी एक व्यक्ति या समूह का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। इस पर सबका अधिकार होना चाहिए और जिससे यह फसल बनती है उसकी रक्षा करना हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में हम फसल से वंचित होंगे और ये फसल ही हमें अन्न देते हैं, जिस अन्न को ग्रहण करके हमारा अस्तित्व बना हुआ है। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति में हमें इस फसल के महत्व को, फसल जिन तत्वों से उपजती है उनके महत्व को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह से हम इस कविता को समझ सकते हैं। इसके बाद इस कविता के 4 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। पहला प्रश्न है
कि कवि के अनुसार फसल क्या है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि कवि के अनुसार फसल कई नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा और गरिमा है, मिट्टी का गुण धर्म है, सूर्य के किरणों का रूपांतरण है और अंत में हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। फिर प्रश्न है कि कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो वे आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं: पानी, वायु, किरण, मिट्टी और अंत में मजदूरों का परिश्रम। कवि इसे भी जोड़ते हैं। सामान्यतः भूगोल में हम प्रकृति के उपादानों को ही पढ़ते हैं, लेकिन कवि ने यहाँ पर मनुष्य को भी जोड़ा है और बताया है कि इसके बिना भी हम फसल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि किसानों के परिश्रम के बिना हम फसल नहीं उपजा सकते हैं। जिस फसल के अन्न को ग्रहण कर हम जीवित हैं, वह फसल किसानों पर, मजदूरों पर, उनके परिश्रम पर निर्भर है। इसलिए हमें उन किसानों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। किसानों की अवहेलना का अर्थ है उनके परिश्रम की अवहेलना, उस फसल की अवहेलना। चौथा है भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यह कविता की अंतिम दो पंक्तियां हैं जिसे मैंने अभी समझाई है, तो इसे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, वहीं से उत्तर इसका मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही। और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।